अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड। मैं हूं नीलम असलम। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा बहस चल रही है। वैसे तो वैक्सीन अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से जितने भी लोग 60 से जिनकी एज ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में जो उससे कम है उनको वैक्सीन लगने में कितना वक्त दरकार होगा, इस बारे में कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये ज़रूर खबर आई है कि जो रशियन वैक्सीन है वो मार्केट में अवेलेबल हो गई। उसकी जो प्राइस है वो 9,000 के करीब बताई जा रही है। और जो चाइनीज़ वैक्सीन है वो भी लोग पे करके लगवा सकेंगे, लेकिन उससे पहले एस्ट्राजेनेका अवेलेबल है और चाइनीज़ वैक्सीन जो साइनोफार्म है वो भी अवेलेबल है। लेकिन एस्ट्राजेनेका के हवाले से पिछले कुछ अरसे में हम बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बातें, अफवाहें सुन रहे हैं। डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि इसका जो इस्तेमाल है वो नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ जो मुल्क हैं उन्होंने इसकी वैक्सीनेशन रोक दी थी, जिसके बाद WHO की जानिब से स्टेटमेंट आई, इसको सेफ करार दिया गया। तो अब दोबारा से फ्रांस में भी इसका जो इस्तेमाल है शुरू कर दिया गया है। ये अफवाहें क्या हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। और ये अफवाहें कितनी ठीक हैं, कितनी गलत हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मुझे यूके से ज्वाइन कर रही हैं, हमारी पाकिस्तान की शान बढ़ा रही हैं। वहाँ पर पाकिस्तानी डॉक्टर हैं और जो रसल हॉल हॉस्पिटल है उसकी जो कोविड क्लिनिक है उसकी ये लीड डॉक्टर हैं। और पूरे पैंडेमिक की सिचुएशन में इन्होंने ना सिर्फ हमारा नाम रोशन किया है, बल्कि जो डॉक्टर्स हैं उनको हम सलाम पेश कर रहे हैं। उनका जो किरदार रहा है इस पूरी सिचुएशन में, इस खतरनाक सिचुएशन में, जिस तरह से फ्रंट लाइन पे वो रहे हैं, लोगों को उन्होंने सर्व किया है अपनी जानों को ख़तरे में डाल के। ये भी इसी तरह से वहाँ पे मौजूद रही हैं और इन्होंने लोगों की वहाँ पे खिदमत की है। इसीलिए फिर हम इसको मसीहाई कहते हैं इस पेशे को। डॉक्टर समारा अफजल हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। डॉक्टर समारा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और सलाम पेश करती हूँ मैं आपको, जो खिदमात आपने इस ख़तरनाक पेंडेमिक के दौरान लोगों को वहाँ पे फराहम की, जिस तरह से लोगों को आपने सर्व किया है, जिस तरह से आपने अपनी जान को ख़तरे में डालकर फ्रंट लाइन पर आकर लोगों को सर्व किया है, और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पाकिस्तान की भी शान बढ़ाई है। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। शुरू में कोरोना वायरस फैला था तो ऑब्वियसली हम डॉक्टर्स भी उसके साथ वाकिफ नहीं थे, हमें नहीं पता था उसके क्या असरात होंगे। पैंडेमिक के शुरू ही में विद इन एक 1 मंथ एक मेरी फैमिली फ्रेंड रिलेटिव वो 36 ईयर्स की एज में वो फौत हो गई थी उसके साथ। तो उस टाइम में बहुत डर गई हुई थी। ऑब्वियसली हम काम पे जाते थे, हमें नहीं पता था किसको कोरोना है किसी को नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के पास सिम्पटम्स नहीं होते और लोग ये बात समझ नहीं रहे होते कि सिम्पटम्स नहीं भी होते फिर भी लोग फैला रहे होते हैं। तो बहुत मुश्किल था, लेकिन अब शुक्र है कि हौसला हो गया क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वैक्सीन की वजह से ना यूके का सिचुएशन और यूके की जो हालात हैं बहुत बेहतर हो गए हैं। अगर आप ग्राफ्स देखें एकदम से इस तरह जो है ना हॉस्पिटल एडमिशंस, डेथ्स बहुत ज़्यादा गिर गई हुई हैं। बहुत इफ़ेक्टिव है ये वैक्सीन और अभी सिर्फ़ 50% पॉपुलेशन को एक डोज़ मिली है और उससे ही इतना फ़र्क पड़ गया है। अच्छा, डॉक्टर समारा, मुझे ये भी बताइए कि क्यों और भी बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, मॉडर्ना भी है, फाइज़र भी है, चाइनीज़ वैक्सीन भी, एस्ट्राज़ेनेका के बारे में ही ये बातें क्यों सामने आ रही हैं कि इसका जो इस्तेमाल है वो सेफ़ नहीं है? प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एस्ट्राज़ेनेका के साथ ये था कि वो कह रहे थे कि कुछ लोगों को क्लॉट्स हुए हैं इसके साथ। लेकिन अगर आप फिगर्स देखें, 17 मिलियन लोगों में से 17 केसेस हुए थे और अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज़ ये एक 1 इन अ मिलियन है चांस। देखिए, क्लॉट्स एक आम हिस्सा है ज़िंदगी का। जैसे स्ट्रोक होते हैं, लोगों को फ़ालिज होता है, हार्ट अटैक होता है, इसी तरह तीसरे नंबर पे क्लॉट्स आते हैं। लोग नहीं जानते, लेकिन एक जैसे प्रेगनेंसी की हालात में ये भी एक हाई रिस्क होता है क्लॉट्स के लिए। लेकिन ऑब्वियसली लोग ये तो नहीं कहते कि हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे इस डर से, बिकॉज़ ये जो है इस वैक्सीन से ज़्यादा हाई रिस्क की बात है। वैक्सीन से एक स्पेसिफिक वो है कंडीशन जिसको सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जो सर की एक वेन होती है उसमें क्लॉट नज़र आए। जैसे कि मैंने कहा 17 लोग थे 17 मिलियन की पॉपुलेशन को, लेकिन अभी भी उन्होंने ये प्रूव नहीं किया कि उस वजह से है। अम, लेकिन हमें ये मेडिकली डेफिनिटली पता है कि जिन लोगों को कोरोना वायरस हो जाता है, वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होते हैं क्लॉट्स। हमने उनमें काफ़ी सारे क्लॉट्स देखे हैं और क्लॉट्स उनमें जानलेवा भी होते हैं। तो अगर उस हिसाब से आप देखें,
तो जो वैक्सीन है ये ओवरऑल ये क्लॉट्स प्रिवेंट करता है, क्योंकि अगर आपको कोविड हो गया आप हाई रिस्क हैं क्लॉट्स के लिए। और बाकी इसकी रिस्क बहुत ज़्यादा रेयर है। एंड ये है कि जैसे अगर लोगों को स्ट्रोक्स हार्ट अटैक्स होते रहना है, ये हम नहीं कह सकते कि वैक्सीन की वजह से हुआ था। तो और दूसरी बात है कि जो वैक्सीन की जो टाइमिंग है काम करने की, आई सो के मीडिया में बहुत सारा शोर मचा हुआ है, इमरान खान वैक्सीन लगवा के एक दिन बाद टेस्ट पॉजिटिव कैसे होंगे, लेकिन लोग समझते नहीं कि वैक्सीन को टाइम लगेगा। 2 या 3 हफ्ते लगते हैं आपके एंटीबॉडीज़ बनने को। और जब आपके पास वो एंटीबॉडीज़ होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको कोविड नहीं हो सकता, फिर भी हो सकता है, चांसेस कम है, लेकिन अगर हो गया तो आपको बड़ा माइल्ड इन्फेक्शन होगा, ये नहीं होगा कि आपकी जान जाएगी। वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो आपकी हिफाज़त करेंगे। तो ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली इमरान खान के केस में ये था कि ऑब्वियसली उनको पहले कोविड था और ऑब्वियसली उनको नहीं पता था, शायद एसिम्प्टोमेटिक थे, उनके पास कोई सिम्पटम्स नहीं थे, तो वो वैक्सीन के बाद शायद उनको सिम्पटम्स हुए हों, जिस वजह से उन्होंने टेस्ट किया था, तो इंसिडेंटली पता चला कि उनको कोविड है। अच्छा, डॉक्टर समारा ये भी बताइए कि इफ़ेक्टिवनेस की अगर बात की जाए तो अभी कोई एक भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सकें कि ये 100% इफ़ेक्टिव है, चाहे किसी भी कंट्री की वैक्सीन है। तो फिर एस्ट्राज़ेनेका के ऊपर ही सवाल क्यों उठ रहे हैं? इससे पहले हमने देखा था कि चाइनीज़ जो वैक्सीन है, वो जो चाइना के अगेंस्ट जो कंट्रीज़ हैं, उनकी जानिब से कुछ क्रिटिसिज्म सामने आया। फिर अब एस्ट्राज़ेनेका के ऊपर क्रिटिसिज्म आया है। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स हैं? देखिए, 100% ज़िंदगी में कोई चीज़ गारंटीड नहीं होती सिवाय डेथ के। ये जो वैक्सीन्स है ना, 2 डोसेज़ के बाद फाइज़र, बायोनटेक और एस्ट्राज़ेनेका दोनों आफ्टर 2 डोसेज़ इनकी 97% इफेक्टिविटी है। साइनोफार्म जहाँ तक मैंने पढ़ा है 75 टू 80% है, स्टिल बहुत हाई है इफेक्टिवनेस वाइज़ देखा जाए। और अगेन अगर आप वो क्लॉट्स वाले फिगर्स देखें, फाइज़र, बायोनटेक और एस्ट्राज़ेनेका के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 केसेज़ का फ़र्क था। तो फिर क्यों है कि जर्मनी ने एक सस्पेंड कर दी है लेकिन दूसरी नहीं सस्पेंड की, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ पॉलिटिकल है। जैसे यूके आपको पता है कि ब्रेक्सिट हो रहा है, टेंशन है ईयू कंट्रीज में। तो इट इज काफी सारी चीजें जो हैं वो पॉलिटिकल है। अनफॉर्चुनेटली यूरोप के जो केसेस हैं, जर्मनी, फ्रांस, अगर आप देखें उनके ग्राफ एकदम उनको हाई हो गए हैं केसेस, तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के लिए बेनिफिट नहीं किया, लेकिन फ्रांस ने अब दोबारा शुरू कर दी है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जो अभी रिसेंटली जो यूरोपियन हेल्थ अथॉरिटीज हैं उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सेफ है और इफेक्टिव भी है। अच्छा, जैसे कि आप जानती हैं कि डिसइन्फॉर्मेशन का दौर है, तो इस बारे में काफ़ी सारी हमने फेक बातें भी सुनी कोरोना वैक्सीन्स को लेके कि इनफर्टिलिटी हो सकती है और इसमें कुछ ऐसे अज्जा हैं जो स्पेशली मुस्लिम्स के लिए देखा जाए तो वो ममनू है। इन बातों में कितनी सदाकत है? जी, मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोनों वैक्सीन्स लग चुकी हैं और इसमें कोई अल्कोहल या पोर्क या इस तरह कोई हराम नहीं है। एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन में एथनॉल जिसको हम कहते हैं ना, एक थोड़ा-सा परसेंटेज वो है, लेकिन वो बेसिकली वैक्सीन को जुड़े हुए रखता है और वो एथनॉल आप किसी भी चीज़ में आपको मिल जाएगा, ब्रेड में मिल जाएगा और खाने की चीज़ों में अक्सर मिलता है। वो कोई पीने वाली शराब नहीं है, तो वहाँ तक वो कंप्लीटली हलाल है। और जहाँ तक ये इन्फर्टिलिटी की बात आती है, अक्सर मैं पाकिस्तान में ही सुनती हूँ ये चीज़, और इनफैक्ट मुझे ऐसी आती है बिकॉज़ ये वैक्सीन आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं अ, उनके पास तक भी नहीं जा सकती। तो इन्फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं होता। इनफैक्ट कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है आप के दुनिया में जो इन्फर्टिलिटी को प्रोड्यूस करे। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि आपके डीएनए में जाती है और आपका डीएनए चेंज होता है, लेकिन ये जो वैक्सीन है वो जो डीएनए होता है ना वो सेल के न्यूक्लियस में होता है। ये वैक्सीन न्यूक्लियस तक पहुँच नहीं सकती। तो अगेन आपके डीएनए में कोई फ़र्क नहीं आ जाएगा। बाकी कोई इसमें 3G या 5G कोड नहीं है जिस पे लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे बस मिथ्स हैं। और अगर लोग कह रहे हैं ये, तो उनके ऊपर है कि आप जाके इसका एविडेंस ढूँढ के लेके आएँ और बाकी हमें दिखाएँ। ये वीडियोज़ आप सर्कुलेट करना बहुत आसान है, सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें आप सर्कुलेट कर रहे हैं, बहुत आसान है, लेकिन उसको बैकअप करें, फिर साइंटिफिक एविडेंस के साथ बैकअप करें। हम जो चीज़ें कह रहे हैं वो बैक्ड अप है साइंस के साथ, रिसर्च के साथ, लेकिन ये जो मिथ्स हैं ये बस बनाई गई हैं। लोग फारिग टाइम में और फिर व्हाट्सएप वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, और मैं यही कहूँगी लोगों के कि आप ना किसी की जान खतरे में डाल रहे हो। अगर आप
कि इस वीडियो की वजह से कोई बुजुर्ग अपनी वैक्सीन ना लगवाए और वो मर जाए, ठीक है? तो वो उनकी डेथ आपके ऊपर है। तो प्लीज़ आप समझदारी से चीज़ें करें और प्रिकॉशंस लें। वर्ल्ड पॉपुलेशन को अगर मद्देनज़र रखा जाए, आपको क्या लगता है इतनी अवेलेबिलिटी होगी इस वैक्सीन की कि ये सबको लग सके? स्पेशली अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात की जाए, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते हर किसी को वैक्सीन जब तक मिलेगी बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ज़रूरी है कि हर किसी को ये वैक्सीन लगवाना ही लगवाना है? इसके बगैर कोई चारा नहीं है? आई थिंक वेरी करेगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री। हमें पता है कि जैसे यहाँ बात हो रही है ट्रैवल पासपोर्ट्स की, कि जब आपके दोनों वैक्सीन लग जाएंगे वो एक किस्म का आपके लिए एक ट्रैवल पासपोर्ट होगा। हमें पता है कंट्रीज जैसे तुर्की ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि जो यूके के लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं वो हमारे मुल्क में आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे जो ऐसे मुल्क हैं वो ऐसे ही कहेंगे कि आप अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आप आ सकते हैं। आई एम श्योर इंग्लैंड भी हज एक टाइम लास्ट शर्त हो, हज के लिए भी एक लास्ट में कंडीशन कर दिया है सऊदीया ने। जी, जी, एग्ज़ैक्टली हज के लिए वो इंटरेस्टिंगली हमारे पाकिस्तानीज़ काफ़ी लोग ऐसे थे जो वैक्सीन नहीं ले रहे थे। जैसे ही सऊदीया ने कहा कि आप हज करने के लिए अब ज़रूरी हो कि उन्होंने वैक्सीन लगवा लें। तो आई थिंक ये हो जाएगी। बाकी ये कि हर अनफॉर्च्यूनेटली अभी ये हालात नहीं है कि हर किसी को दी जाए। आई डू होप कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे यूके है वो अपनी जो एक्सेस सरप्लस वैक्सीन्स हैं वो कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान को दें। हमें पता है कि इंडिया में भी बहुत सारे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इनफैक्ट जो एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन वो बनती वहीं पर है। बनाई यूके ने लेकिन बनती वहाँ पर है। तो अगेन अगर इस तरह की कंट्रीज़ बाकियों को दें तो हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि इसको रोक हम तभी सकेंगे अगर पूरी मुल्क सारे मुल्क वैक्सीनेट होंगे। अगर एक मुल्क हो जाएगा इट डज़न्ट मैटर, क्योंकि ट्रैवलिंग तो खत्म होनी नहीं है। ट्रैवलिंग तो लाज़मी है, तो वेरिएंट्स आते रहेंगे। अच्छा, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बताएँ कि क्या किया जा सकता है? क्योंकि वैक्सीन जब तक आप तक नहीं पहुँच रही, ऑब्वियसली आपने अपनी इम्यूनिटी को ही बूस्ट करना है। हम तो मिसालें देते थे वेस्ट की, कि वहाँ पर हर चीज़ खालिस है, वो हर चीज़ खालिस खाते हैं, हेल्दी हैं, हम हेल्दी नहीं हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि थर्ड वेव से पहले तक पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल काफ़ी कंट्रोल रही है। देखिए डाइटरी तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। विटामिन्स के इतने टॉक हुए हैं, विटामिन डी लोगों ने कहा है कि विटामिन डी का कोई रोल है। वो है कि आज पाकिस्तान में लोगों के पास ज़्यादा विटामिन डी होता है नेचुरली, क्योंकि धूप ज़्यादा होती है, यहाँ कम होता है। लेकिन जो डाइट में या विटामिन्स में ऐसा कोई नहीं है जो हम कह सकते हैं एविडेंस बेस्ड है। लेकिन जो जिसके पीछे एविडेंस है वो लोग कर नहीं रहे, एसओपीज़ नहीं फॉलो कर रहे, मास्क्स नहीं पहन रहे, डिस्टेंसिंग अपना 2 मीटर्स का नहीं रख रहे। तो आप यह करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी यस, मल्टीविटामिन हम खा लें, उसमें कोई खर्च नहीं है। विटामिन डी आप खा लें, उसमें कोई मसला नहीं है। विटामिन सी भी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, फ्रेश फ्रूट, ऑरेंजेस। लेकिन जो प्रूवन है वो चीज़ें आप पहले करें, जो डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, बिकॉज़ ट्रांसमिशन उससे बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है। क्योंकि हमें पता है जब आप ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से 2 मीटर के फासले पे चल सकता है, आप किसी के पास हैं, अगर आपने मास्क पहना है, अगर आपको नज़ला भी है, तो आप पास नहीं कर सकते एक और बंदे को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाहर जाएँ, घर आएँ, पहली चीज़ यही करें, आप 20 सेकंड्स के लिए साबुन से अपने हाथ धोएँ। ये नहीं है कि आपने सबसे एक्सपेंसिव हैंड जेल या हैंड वॉश लाना है। सिंपल जो सोप है, आप उसके साथ अपने हैंड्स धोएँ 20 सेकंड्स के लिए, तो सारे जरासीम वहीं मर जाएँगे। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बता दूं कि डॉक्टर समारा जो हैं, वो वुमेन स्पोर्ट्स के लिए, स्पेशली वुमेन क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, कोच भी हैं। और उसके ऊपर हम डिटेल में शो करेंगे। लेकिन आज का शो चूँकि स्पेशली कोरोना वैक्सीन और इससे रिलेटेड जो डिसइंफॉर्मेशन है बिलखुसूस एस्ट्राजेनेका के हवाले से था, तो हम दोबारा दावत देंगे डॉक्टर समारा को। समारा, एंड में कोई मैसेज देना चाहें आप तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मैसेज को? यही मैसेज होगा, प्लीज़ सब आप अपना वैक्सीन लगवाएँ। इफ़ेक्टिव है, इफ़ेक्टिव नहीं होता तो नहीं होता मार्केट में, ना ये आपको गवर्नमेंट लेके आती, तो बहुत इफ़ेक्टिव है। और आपको अगर कोविड हो भी गया वैक्सीन के बाद तो आपको बहुत माइल्ड होगा। ये एहतियात करें कि 2 या 3 हफ्ते लगते हैं वैक्सीन को काम करने में, और प्रिकॉशंस लें। जो यंग है अभी उनको वैक्सीन नहीं लगेगा, पहले राइटली सो बुजुर्गों को मिल रहा है, तो जो यंग है प्लीज़ आप एहतियात करें। अगर आप लोगों को कोरोना वायरस हो गया, आप लोग तो ठीक रहेंगे, लेकिन आप जब घर आएँगे, आप अगर किसी बुजुर्ग को दे देंगे, उनके जान को खतरा होगा। तो प्लीज़ मास्क पहनें, बाहर ज़्यादा ना घूमें, क्राउडेड जगह को अवॉइड करें और हाथ अपने धोएँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समारा आपके वक्त का। थैंक यू।